हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 12 और अध्याय का नाम है खनिज पोषण। फ्रेंड्स, मैंने इस क्लास का लेसन 1 से लेकर लेसन 11 तक का कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन्हें देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, खनिज पोषण यानी मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पादपों में खनिज अनिवार्यताओं की अध्ययन विधि, यानी जो पादप होते हैं उनमें खनिज की क्या अनिवार्यता है उसको कैसे पता लगाएंगे। ये दूसरा पढ़ेंगे अनिवार्य खनिज तत्व, यानी कौन से खनिज तत्व हैं जो पौधों के लिए अनिवार्य हैं, आवश्यक है। फिर पढ़ेंगे तत्वों के अवशोषण की क्रिया विधि, यानी जो तत्व आवश्यक हैं उनकी अवशोषण किस प्रकार की जाती है पौधों द्वारा। फिर पढ़ेंगे विलेय का स्थानांतरण, यानी जो विलेय होगा उसका स्थानांतरण कैसे होता है। फिर मृदा अनिवार्य तत्वों के संचयिता के रूप में, ठीक है, कि मृदा कैसे अनिवार्य तत्वों को संचयित करती है। और उसके बाद पढ़ेंगे नाइट्रोजन का उपापचय। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से एक समान होती है। आपको अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए बृहद अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवणों की अनिवार्यता होती है। यहाँ पे आपको एक लाइन याद रखना है बस, कि जितने भी जीव हैं यानी जितने जीवधारी हैं सभी को एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। हाँ, ये हो सकता है किसी जीव को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, किसी को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, किसी को वसा ज्यादा चाहिए, लेकिन जो अधिकांश जीवधारी हैं, जो ऐसे के ये सभी जीवधारी हैं, उनमें समान प्रकार के पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि किसी जीवधारी में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता ही नहीं होगी, आवश्यकता सबको होगी। ये हो सकता है किसी को कम हो और किसी को ज्यादा हो। आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय मुख्यतः अकार्बनिक पादप पोषण की ओर केंद्रित है, जिसमें आप पौधों के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवार्य तत्वों को पहचानने के तरीकों, उनकी अनिवार्यता निर्धारित करने वाले मापदंडों का अध्ययन करेंगे। यानी इस चैप्टर में आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या क्या पढ़ना है, मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, तो अकार्बनिक पोषण के बारे में, यानी अकार्बनिक पोषण पौधे किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, कैसे उनको पहचानेंगे, ये सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। आप अनिवार्य तत्वों की भूमिका, उनकी कमी से होने वाले लक्षणों और उनकी अवशोषण क्रिया विधि भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें ये तो हम लोग जान लेंगे कि कौन सा जो तत्व है वो आवश्यक है। फिर उसको जानेंगे कि कैसे पौधे जो है उनका अवशोषण करते हैं और उनकी कमी से कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए पोषक पदार्थ है नाइट्रोजन, या फिर कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, इसकी कमी हो जाए तो पौधे में कौन सा गुण, कौन सा लक्षण दिखाई देगा, ये पहचानेंगे। ठीक है, यह अध्याय आपको संक्षेप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के महत्व और क्रिया विधि से भी अवगत कराता है। यानी इस चैप्टर में हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है और इसका क्या महत्व है तथा किस प्रकार होता है, ये सारा कुछ। तो सबसे पहले जानते हैं पौधों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन विधि, यानी हम किस तरह से यह अध्ययन करके पता लगा सकते हैं कि जो पौधे होते हैं उनको कौन से अनिवार्य पदार्थ चाहिए, अनिवार्य पोषक पदार्थ चाहिए, और हम लोग उसको कैसे जानते हैं, ये जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जूलियस सैक्स। ठीक है, नाम याद रख लीजिए, जूलियस सैक्स। 1860 एक प्रमुख जर्मन पादपविद ने सर्वप्रथम यह प्रदर्शित किया कि पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। ठीक है, तो नाम याद रखिए। सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे, तो जूलियस सैक्स थे, जिन्होंने 1860 में अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया, यह प्रदर्शित किया कि बिना मृदा के, और मृदा की अनुपस्थिति मतलब बिना मृदा के केवल पोषक विलयन में, यानी कुछ पोषक तत्वों को जल में घोल दिया जाए
तो उसमें पौधों को उगाया जा सकता है। कहाँ तक? तो वयस्क अवस्था तक, यानी पूरा पौधा मेच्योर हो जाए, वयस्क हो जाए, वहां तक उगाया जा सकता है। पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की यह तकनीक जल संवर्धन अर्थात हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कई उन्नत विधियां प्रयोग में लाई गई जिससे पादप के लिए खनिज पोषकों की अनिवार्यता तय की जा सके। देखिए, सबसे पहले तो जूलियस सैक्स ने बताया था 1860 में। उसके बाद अनेक सारे तत्व, अनेक सारे प्रयोग हुए और अच्छा प्रयोग हुए, यानी इम्प्रूव्ड प्रयोग हुए, जिससे आराम से पता लगाया जा सकता था कि पौधों के लिए कौन से खनिज पदार्थ आवश्यक है। ठीक है, और ये पता लगाने की जो विधि है, यानी पादपों में जो जल विलयन के घोल, ये पादपों में जल विलयन के घोल में पादप उगाने की जो विधि है उसे जल संवर्धन कहते हैं। ठीक है, और उसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यानी जल संवर्धन में क्या होता है, बिना मिट्टी के ही पादप को उगाया जाता है। किसमें उगाया जाता है? तो पोषक विलयन में, यानी जल में विभिन्न तरह के पोषक पदार्थों को घोल दिया जाता है और फिर उनको उगा लिया जाता है। उपरोक्त सभी विधियों के प्रयोग का निष्कर्ष पादपों को मृदा विहीन पोषक विलयन के घोल में उगाना है। इन विधियों में शुद्धिकृत जल एवं पोषक खनिज की अनिवार्यता होती है। क्या आप समझा सकते हैं कि यह अति अनिवार्य क्यों है? तो देखिए, जितने सारे ऊपर प्रयोग किए गए हैं, चाहे जूलियस सैक्स ने किया हो या अन्य साइंटिस्टों ने किया हो, सबका मकसद एक ही था कि हम जान सकें कि कैसे पौधे को बिना मृदा के, यानी केवल पोषक विलयन में हम लोग उसे उगा सकते हैं। फिर आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप समझा सकते हैं कि यह अति अनिवार्य क्यों है? मतलब क्यों अनिवार्य है, यह अति अनिवार्य क्यों है हमें जानना कि पौधों को कैसे बिना मृदा के ही उगा सकते हैं, यानी पोषक माध्यम में कैसे उगा सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता चल गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए, नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगा। श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात जिसके अंतर्गत पादपों की जड़ों को पोषक विलयन में डुबाया गया और उनमें एक त्वचा को डाला, हटाया और प्रतिस्थापित किया गया तथा विभिन्न सांद्रताओं में दिया गया, तो एक खनिज विलयन प्राप्त हुआ जो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त था। इस विधि के द्वारा अनिवार्य तत्वों को पहचाना गया और उनकी कमी से होने वाले लक्षणों की खोज की गई। देखिए, अब इसका मतलब आप ध्यान से समझिए। कैसे पता लगाएगा कि कौन सा खनिज है, उसकी क्या अनिवार्यता है, अगर वो पोषक तत्व नहीं हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा पौधे में। इसके लिए अनेक सारे प्रयोग किए गए। जैसे यहाँ पे आप समझिए, मान लीजिए कि एक लिया गया, ये यहाँ पे बीकर ले लिया गया और इसमें एक पौधा लगाया गया। मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व, जितने सारे पोषक तत्व हैं सभी डाले गए और कोई एक पोषक तत्व इसमें से निकाल लिया गया। जैसे मान लीजिए पहला केस में नाइट्रोजन निकाल लिया गया। उसके बाद देखा गया कि इस पौधे में क्या लक्षण होता है। फिर दूसरा प्रयोग किया गया और दूसरा पौधा में ऐसे ही एक पौधा लगा दिया गया और पौधा लगाने के बाद अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें से मान लीजिए कि सल्फर निकाल लिया गया। ठीक है, ऐसे ही फिर तीसरा प्रयोग किया गया और इसमें भी एक पौधा को लगाया गया, एक पौधा लगा दिया गया और इसमें से क्या करते हैं, इसमें से मान लीजिए कि कार्बन निकाल लिया गया। तो इस तरह से क्या होता है कि अनेक सारे प्रयोग किए गए, मतलब सीरीज, बहुत कह सकते हैं कि सैकड़ों प्रयोग किए गए और उस आधार पर यह पता लगाया गया कि मान लीजिए कि नाइट्रोजन नहीं होगा तो पौधे में क्या असर पड़ेगा, या सल्फर नहीं होगा तो पौधे में क्या असर पड़ेगा, या फिर कार्बन नहीं होगा तो पौधे पे क्या असर पड़ेगा। ऐसे ही उसको किसी में कम नाइट्रोजन डाला गया, किसी में ज्यादा डाला गया, किसी में ज्यादा कार्बन, किसी में कम कार्बन, इस तरह से डाल करके ये पता लगाया गया कि पौधे में कितनी नाइट्रोजन चाहिए, कितना सल्फर चाहिए और कितना कार्बन चाहिए। ऐसे ही अनेक तत्वों के बारे में पता लगाया गया और ये भी पता लगाया गया कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए तथा अगर ये नहीं हो, जैसे नाइट्रोजन नहीं हो, सल्फर नहीं हो या फिर कार्बन नहीं हो, तो इसके कारण पौधे में कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे। ठीक है, जल संवर्धन की तकनीक को सब्जियों जैसे कि टमाटर, बीज विहीन खीरा और सलाद के व्यापारिक उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि पादप की आदर्श वृद्धि के लिए पोषक विलयन को प्रचुर वायुवीय रखा जाए। यदि घोल अल्प वायुवीय होगा तो क्या होगा,
जल संवर्धन तकनीक को रेखा चित्र में दिखाया गया। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे प्रश्न पहले पूछा था उसका आंसर भी जान लीजिए कि ये प्रयोग सभी करना इसलिए आवश्यक था, ये जानना हमें इसलिए आवश्यक था कि हम लोग बिना मृदा के ही क्या करें, कुछ पौधों को उगा सकें, साथ ही हम लोग इन सब चीजों के बारे में जान सकें कि पौधों में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, साथ ही उनकी कितनी आवश्यकता होती है। इस तरह क्या होगा, हम कुछ ही पोषक तत्व डाल करके पौधों को उगा सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल है टमाटर का, हमें टमाटर उगाना है तो हमें पता रहेगा कि टमाटर के लिए किस पोषक पदार्थ की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो हम केवल उसी पोषक पदार्थ को टमाटर में डालेंगे, तो हमारा खर्चा भी बच जाएगा और मिट्टी भी बची रहेगी, और इससे क्या होगा, व्यापारियों को ज्यादा फायदा होगा। साथ ही अब ये जो जल संवर्धन तकनीक है इसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो टमाटर है, खीरा बीन है, सलाद है, इसका उपयोग व्यापारिक रूप से उत्पादन के लिए भी किया जाता है। यानी आपके पास मिट्टी नहीं है तब भी क्या कर सकते हैं, आप इन पौधों को उगा सकते हैं। अब इनको आप इस फिगर में समझिए। देखिए यहाँ पे दिखाया गया फिगर, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। देखिए ये वही एक बर्तन है, बीकर है, जिसमें लगाया गया है एक पौधा, और ये बना दिया गया। यहाँ से क्या करेंगे कि जल और पोषक माध्यम को डालेंगे, और यहाँ पे ये वातर नली है जिससे पता चलता रहेगा कितना पोषक पदार्थ है और उसमें कौन सा डालना है नहीं डालना है, ये सारा कुछ। और ये जो है पोषक विलयन है। ऐसे ही अनेक सारे पौधे तैयार किए जा सकते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको देखना, यहाँ देखिए, देखिए ये एक पाइप है जिसके माध्यम से क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये पहले पाइप है और इसमें बहुत सारे पौधे लगा दिए गए हैं। इसको यहाँ जूम करके यहाँ दिखाया गया है, तो बहुत सारे पौधे लगा दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए एक पंप है, ठीक है, जिसमें क्या है, पोषक विलयन मिले हुए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, पंप की सहायता से इस पाइप में भेजते हैं। पंप की सहायता से इस पाइप में भेजेंगे, यहाँ से देखिए इधर से जाएगा ये पंप की सहायता से इसमें, और इसमें से होकर के सभी पोषक विलयन आएगा। अब जितना इसमें पौधा का जड़ होगा, सबकी जड़ से ये पोषक विलयन मिलेगा, और जड़ क्या होगा, इस पोषक पदार्थों को सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा, जिससे ये पौधा वृद्धि होने लगेगा। तो यहाँ देखिए पौधा वृद्धि हो गया, और फिर ये पोषक माध्यम इस तरह से ये ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इधर नीचे आ जाएगा और फिर आ करके यहीं पे जमा हो जाएगा। फिर से पंप इन पोषक पदार्थों को इधर भेजेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि पोषक जो पदार्थ है यानी जो पोषक विलयन है, इसको लगातार पंप के माध्यम से एक तरफ से भेजा जाता है और दूसरी तरफ से आकर के वो फिर इसी टैंक में जमा हो जाता है। यानी आपके पोषक पदार्थ कम से कम नष्ट होते हैं, या कहें तो नष्ट नहीं होते हैं, और पौधे उनका अवशोषण अच्छे से कर लेते हैं, और बिना मिट्टी के ही हम लोग पौधे को उगा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बुरा लगा हो या कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।